हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, यूजीसी का जो नया नोटिफिकेशन आया है जिसको कहा जा रहा है इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026, उसका मामला अब साथियों तूल पकड़ता जा रहा है। और तूल ऐसा पकड़ रहा है, कम से कम उत्तर भारत की हम जितनी भी न्यूज देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, वहां पर जगह जगह धरने प्रदर्शन स्टार्ट हो गए हैं। और जितनी भी मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूं, न्यूज रिपोर्ट्स, उसमें कोई रिपोर्टर यह कहता नजर आ रहा है स्वर्ण जाति के लोग, कोई कहता नजर आ रहा है अगाड़ी जाति के लोग। अफसोस की बात यह है कि जर्नल या सामान्य जाति कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब सिलेक्शंस की बात आती है या फॉर्म भरने की बात आती है तो ना तो अगाड़ी फॉरवर्ड पूछा जाता है, ना सवर्ण पूछा जाता है, जर्नल या रिजर्व पूछा जाता है। पर रिपोर्टिंग इस तरीके से हो रही है जहां पे जर्नल शब्द को अलग कर दिया गया है और बात हो रही है स्वर्ण की या अगाड़ी की। यह बात एक टेक्निकल है कि अगर मैं सैयद रिजवान अहमद हूं तो टेक्निकली स्पीकिंग ना मैं स्वर्ण में गिना जाता हूं, मैं अपने मुंह से अपने को अगाड़ी कैसे मान लूं? और अगर ये दोनों नहीं मान सकता तो मेरा परिचय जर्नली होगा, यानी समान जाति होगा। अगर मैं कहीं एग्जाम लिखने भी जाऊंगा या कहीं एडमिशन भी लूंगा तो मैं समान कैटेगरी में आऊंगा। तो सबसे पहले बोलने का सही तरीका यह होना चाहिए कि जर्नल कैटेगरी के, समान कैटेगरी के छात्र हो गए या कोई हो गए, इस घटना का, इस रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ यह भी खबर आ रही है कि यूजीसी ने एक डेलीगेशन से वक्त मांगा है 15 दिन का, कि आप हमें 15 दिन का समय दीजिए, इस पर हम कुछ विचार करेंगे। ये अभी कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है, सरकार या यूजीसी के प्लेटफॉर्म से नहीं आई है। इधर उत्तर प्रदेश में एक नया बवाल सामने आ गया है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट श्री अलंकार अग्निहोत्री ने इसी मुद्दे को उठाते हुए एक 5 पेज का एक पत्र लिखा गवर्नर साहब को और डीएम को, और इस्तीफा दे दिया है। जब डीएम साहब ने उनको बुलाया तो यह माना गया कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, वो वहां धरने पर बैठ गए हैं। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब जब हम इस रेगुलेशंस को साथियों पढ़ रहे थे बतौर वक्ता से पहले अधिवक्ता, तो जब हम कोई भी इस तरह की चीज पढ़ते हैं तो पहले हम उसका प्रेम्बल पढ़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट एंड रीजंस पढ़ते हैं कि यह कानून बनाया क्यों जा रहा है। उसमें अपने आप में ही, ऑब्जेक्ट्स में ही इसमें एक कंफ्यूजन है जो सरकार कर रही है। और 2 शब्दों में आप लोगों को खेल के बताऊंगा कि क्या गड़बड़ी हो रही है। ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, मैं पीछे की बात क्या कानून है उस पर थोड़ी देर में बात करता हूं। टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव को खत्म करना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी। अब यहां पर आ गया रिलीजन। क्या यह बिल रिलीजन को भी अफेक्ट कर रहा है? रेस, अब रेस और कास्ट को लोग कंफ्यूज करते हैं, कुछ कंफ्यूजन होता भी है टेक्निकल, यहां आप आसान भाषा में दोनों को एक चीज समझ लीजिए। जेंडर, मेल और फीमेल आ गया, प्लेस ऑफ बर्थ आ गया, कास्ट आ गई, या कोई आप में प्रॉब्लम है तो वो चीज आ गई। पर्टिकुलरली अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब ये आ गया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जेंडर भी आ गया, पर्टिकुलरली अगेंस्ट। जब हम मतलब देखते हैं डेफिनेशन, पर्टिकुलरली का मतलब होता है मीन स्पेशली और इन पर्टिकुलर, बट ओनली का मतलब होता है एक्सक्लूसिवली, नो वन और नथिंग एल्स। यानी जो नॉट ओनली अगर वर्ड आता है या ओनली वर्ड आता है, ये ऊपर के पायदान पे है और पर्टिकुलरली नीचे के पायदान पे है। यहां पर लिखने वाले ने फॉर SC ST OBC नहीं लिखा, ओनली फॉर SC ST OBC नहीं लिखा, रूल ऑफ SC ST OBC नहीं लिखा, आपने पर्टिकुलरली लिख दिया। पर्टिकुलरली का मतलब यह होता है कि एक एक्सेप्शन और अपवाद के तौर पर, इसके अलावा भी SC ST OBC के अलावा भी आदमी इसमें जाकर अपनी शिकायत कर सकता है और वो आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि शब्द यहां पर पर्टिकुलरली लिखा है। अब यहां पर आ गया जेंडर। क्या अगर जेंडर को लेके इसमें बात होगी
तो क्या वो भी इसी सेक्शन में जाएगा? कोई महिला इसी एक्ट में जाएगी या दूसरे जो प्लेसेस ऑफ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्ट हैं, कोई भी एक्ट हैं, उसमें जाएगी? अब आपने रिलीजन भी लिख दिया। क्या इसमें कोई मुसलमान जा सकता है कि मेरे मजहब को लेके कोई इस तरह की बात बोली गई? तीसरी बात, क्या इसमें कोई अगाड़ी जाति का भी जा सकता है कि अगाड़ी जाति को भला बुरा बोला गया, सवर्ण जाति को भला बुरा बोला गया? क्योंकि शब्द पर्टिकुलरली यूज हुआ है और ओनली यूज नहीं हुआ, और मैंने दोनों का एकेडमिक डिफरेंस आप लोगों को बता दिया। अब आप बताते हैं कि इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी जोड़ा जाएगा। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे, आसान भाषा में जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, उसको आप मान ले अगाड़ी या स्वर्ण, अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं तो क्या वो इसमें जा सकते हैं? एक तरफ आप अगाड़ी और सवर्ण जाति को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दे रहे हो, ये मान के कि ये वंचित रह गए हैं, और यहां पर भी आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लिख रहे हो, तो साहब क्या वो भी इसमें जा सकते हैं? तो इस पूरे एक्ट का जो ऑब्जेक्ट एंड रीजन है, उसमें हर शब्द में दो मतलब निकल रहे हैं। कुछ चीजें शायद जो लोग अधिवक्ता नहीं हैं, शायद वो मेरी बात ना पकड़ पाए, बाकी मैंने बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को बताने की साथियों कोशिश कर रहा हूं। लेकिन एक बात तय है, जितनी भी रिपोर्ट्स देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल रही हैं, सरकार फंसा तो महसूस कर रही है, विशेष तौर पर इस रेगुलेशन या एक्ट में ओबीसी को सम्मिलित कर कर। अब सरकार ना इस स्थिति में है कि इसको विड्रॉ करे, और ना इस स्थिति में है कि इसको यूं ही चलने दे। जब एससी, एसटी और ओबीसी को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो हमारी प्लेसेस ऑफ हायर एजुकेशन में अब 80 बनाम 20 हो गया है साथियों। एक 80 बनाम 20 वो था जो योगी जी बोलते थे, और एक 80 बनाम 20 ये है। मेरा मानना है कि सरकार को इसमें तत्काल अमेंडमेंट कम से कम लाना चाहिए, और शिकायत करने वाले की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अगर यह पाया जाए कि शिकायत गलत करी गई है। जैसा 2025 के ब्लूप्रिंट में था, ना जाने अज्ञात कारणों से सरकार ने 2026 आते आते साथियों उसको हटा दिया। लेकिन यह हमारा एकमात्र ऐसा देश है, बात पकड़ कर चलिएगा, चाहे सेक्स एजुकेशन हो, सोशल अवेयरनेस एंड एजुकेशन हो, नेशनल इंटीग्रेशन एजुकेशन हो, नो डिस्क्रिमिनेशन की अवेयरनेस हो, आपसी भाईचारा हो, हमारे देश में 12वीं क्लास तक कुछ नहीं पढ़ाया जाता, कुछ नहीं। जब एक बच्चा अपना दिमाग मैच्योर कर लेता है, समझने लगता है, 17-18 साल का हो जाता है, उसके बाद सारी चीजें उसके ऊपर थोप दी जाती हैं, और उससे ये उम्मीद करी जाती है कि उसको जातिवाद में भी विश्वास नहीं रखना होगा, सोशली वो अवेयर भी होगा, जेंडर अवेयरनेस भी इसमें होगी, जेंडर रिस्पेक्ट होगी, सेक्स एजुकेशन भी होगी। यहां तो आदमी बेचारा 12वीं क्लास की क्लास तक विदेशियों की रीलें देख देख के सेक्स को लेकर पता नहीं क्या समझने लगता है कि बिस्तर पर जाके तो मुझे मशीन बनना है। पूरी जिंदगी सोचता रहता है कि मैं मशीन क्यों नहीं बन पाया, मुझ में क्या कमी रह गई थी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बड़ी सीरियसली कह रहा हूं। इस देश में सोसाइटी को 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं क्लास में डेवलप ही नहीं किया जा रहा है, ग्रूम ही नहीं किया जा रहा है। एंड में लाकर कानून थोप दिए जाते हैं, ये प्लेसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट ये होगा, फलाना ये होगा, एससी एसटी ये होगा, रेगुलेशन ये होगा, राष्ट्रवाद के लिए तुम ये करो। अरे यार, 7वीं 8वीं क्लास से बच्चे को मैच्योर तो करना शुरू करो, तब जाके उसको ये सब कानून बताओ, तब उसे ज्यादा समझ में आएंगे कि उसका जिम्मेदारी समाज और देश के लिए क्या है। नहीं समझ पाते तो मिशन भारत आ जाओ, अभी मैं इसकी रील अपलोड करूंगा। नहीं समझ पाते तो मिशन भारत आ जाओ, जेंडर इक्वलिटी भी वहां आके देख लो, जातिवाद वहां इरेडिकेट हो चुका है, कौन जर्नल है, कौन अगाड़ी है, कौन ओबीसी है, वहां कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो हम ही से पूरा देश क्लास ले ले कि एजुकेशन चलने कैसे चाहिए। हायर एजुकेशन के लिए इतने कानून क्यों ला रहे हो मेरे भाई? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए पहले अवेयरनेस लेके आओ, उसके बाद ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन में कानून लेके आओ तो समझ में आएगा। लेकिन वही वाली बात ना,
हवा हवाई में रहते हैं हम लोग तो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।